हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि कंटेंट के साथ किसी तरह की गुंजाइश है। कंटेंट एकदम बेस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है और सारे के सारे बेस्ट टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, या वो मैथ्स हो, या वो बायोलॉजी हो, यहां तक कि चाहे वो एआई का सब्जेक्ट या कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स। और आप अगर 10th से स्विच होके 11th में जाने वाले हैं तो 11th क्लास के लिए सारे स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल रेडी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में सर आप क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ पार्ट मतलब फोर्थ वीडियो बना रहा हूं और फोर्थ वीडियो हमने टॉपिक लिया है nth टर्म ऑफ एन एपी। अब nth टर्म ऑफ एन एपी ये क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि कंप्लीट थ्योरी को जाके वॉच करो। यहां पे कंप्लीट थ्योरी की नॉलेज पहले होनी चाहिए। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी बड़ी लग रही है तो आप वन शॉट रिवीजन की तरफ मूव कर सकते हैं। मेरे ही द्वारा वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करवाया गया है। उसी के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एकदम रेडी, वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो भी पार्ट 1। टोटल 3 पार्ट आपको दूंगा जो कि सिर्फ बेस होंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी आप लोग 3 वीडियोस देख चुके हैं जहां पे सीक्वेंस का पार्ट 2 आपके सामने आया था और उसके बाद वर्ड सीक्वेंस और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। इस वीडियो में मैं आपको मार्किंग बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं कवर करवा रहा हूं ये 15 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर और ये 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आपके सामने आ सकते हैं। मैं कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन मैं वो कवर कराऊंगा इन तीनों पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कौन सा पार्ट 3 तक? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां पे 3 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सबको हम 3 पार्ट में समझेंगे। तो यहां पे एपी की ये 4th वीडियो आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल क्या? तो पहला सवाल मैं ऐसा बोलूंगा, मैंने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 मार्क्स का सवाल पूछा या 2 मार्क्स का सवाल पूछा nth टर्म की से रिलेटेड तो वो ये सवाल हो सकता है, मतलब इससे रिलेटेड। तो मैं यहां पे वैरायटीज को कवर करूंगा। 15 क्वेश्चंस विद 5 या 6 डिफरेंट वैरायटीज आपके सामने आने वाले हैं। चलो चालू करें। तो सवाल ये है कि फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 6th टर्म। अब यहां पर अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि अगर मुझे कोई भी आगे से nth टर्म को कैलकुलेट करना है, आगे से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहली टर्म के साथ ऐड कर देते हैं n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर मुझे पीछे से कोई nth टर्म काउंट करनी है, मतलब लास्ट टर्म से काउंटिंग चालू करनी है, मैं अगर बोलूं यहां पे कि a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, ये आपकी ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं और मैंने कहा है लास्ट से 4th टर्म बताइए क्या होगी। तो लास्ट से 4th टर्म, तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है लास्ट टर्म प्लस, इस समय क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस। अब मैं क्या कह रहा हूं? लास्ट टर्म प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में अगेन वही n-1 और जो कॉमन डिफरेंस हम लोग पॉजिटिव में ले रहे थे उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग नेगेटिव में लेते हैं -d। और इस -d के कारण ये फॉर्मूला बन जाता है लास्ट टर्म -n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, ठीक है। तो पीछे से अगर आपको कोई nth टर्म काउंट करनी है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मैं इसके सामने लिख देता हूं फ्रॉम लास्ट। तो इस केस में आपको ये चीज का यूज करना है। इस चीज का यूज करके हम इस सवाल को यूज करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर।
सबसे पहले तो सवाल क्या दिया है, ये कह रहा है सिक्स्थ टर्म बताइए, कहां से, लास्ट से सिक्स्थ टर्म, तो ए सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू फाइंड। चलिए अब गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में आप देखेंगे आपको लास्ट टर्म दी है, मतलब एल, ठीक है, एल डिनोट करता है लास्ट टर्म को, ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म आपको लास्ट टर्म दी है -40, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आता है, a2 माइनस a1 से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, तो कॉमन डिफरेंस यहां पे d की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 14 माइनस 17 यहां पर हम कर देंगे, 14 माइनस 17, तो ये d की वैल्यू हमारी आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, और ये आ जाएगा -3, तो d की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब देखो, अभी हमने एक चीज समझी कि फ्रॉम लास्ट से जब मैं सिक्स्थ टर्म काउंट करूंगा तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे l माइनस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, तो मल्टीप्लाइड विथ d। अब इन वैल्यूज को जब यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो यहां पे a6 मतलब ये an है, तो यहां पे 6 लिखेंगे, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है -40, तो ये रहा -40, फिर ये वाला नेगेटिव का साइन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 6 माइनस 1, ये रहा 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या आया, तो वो आया -3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डाल देंगे -3। क्लियर है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -40 माइनस 6 माइनस 1, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड विथ -3, तो -5 मल्टीप्लाइड विथ -3, तो -40 प्लस 15, और आंसर हमारा आएगा नेगेटिव में, तो 10 में से 5 गए 5, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2, तो यहां पे आंसर हमारा जो लास्ट से सिक्स्थ टर्म आएगी वो आएगी -25। तो पीछे से अगर मैं सिक्स्थ टर्म देखूं तो उसकी वैल्यू है -25। इस तरीके से मैं कहता हूं 2 से 3 मार्क्स का सवाल गारंटीड है, देखने को मिल सकता है। और यहां तक आपको ये बता दूं कि एपी एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आ सकता है। अगर आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या आप एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टीचर्स के बहुत मनपसंद होते हैं। तो यहां पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मूव कर नंबर 2, तो ये रहा आपके सामने क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs द सेम। ये क्या बोलना चाह रहा है, ज्यादातर बच्चे इन सवाल को छोड़ देते हैं। द रीजन इज बीइंग कि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता वो क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहली बात तो ये एक ही सवाल है, इसके 2 सब पार्ट नहीं है, इस चीज को अपने माइंड में क्लियर कर लो। ये मुझे समझ आ रहा है जो ऊपर लिखा है उससे। क्या लिखा है ऊपर, उन्होंने कहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 2 ऐसी कोई सीरीज है, ठीक है, ये दोनों एपी की सीरीज हैं, तो इनमें वो कौन सी टर्म है, वो कौन सी टर्म है जहां पे इसमें आने वाली वैल्यू और इसमें आने वाली वैल्यू सेम हो जाए। तो nth टर्म बताइए, इसका वो वाला nth टर्म और इसका वो वाला nth टर्म जिसकी दोनों की वैल्यू सेम हो। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसी कोई वैल्यू है, तो अगर है तो वो बताइए। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट सीरीज लेता हूँ। मुझे फर्स्ट एपी सीरीज इन्होंने क्या दी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे फर्स्ट सीरीज इन्होंने क्या दी है, ये इन्होंने दी है A1 7 13 19 एंड सो ऑन, ऐसे है, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है A2 माइनस A1। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 7 माइनस 1, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है 6। तो इस वाली सीरीज में D1, और मैं कहूंगा D1 ना बोलो, आप एक काम करो, सिंपल ये बोलो कि इस सीरीज के अंदर A और D की वैल्यू आपको नोन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड सीरीज की, तो सेकंड सीरीज के अंदर मुझे दिया इन्होंने 69, 68, 67, ठीक है, एंड सो ऑन।
तो इसका जो a है वो है 69 और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू 68 माइनस 69 और ये कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है -1। क्लियर है? तो आपके पास दोनों सीरीज का फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है। अब देखिएगा, अगर इसकी nth टर्म देखूं तो इसकी nth टर्म हम दे सकते हैं a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विद d, और इसमें भी जो nth टर्म हम दे सकते हैं वो है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विद d। दोनों में nth टर्म देने का यही तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो है 1 प्लस n माइनस वन ऐसे का ऐसे ही रहेगा और कॉमन d जो है वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे nth टर्म इसकी बन के आ रही है कॉमन, मतलब फर्स्ट टर्म है 69 प्लस n माइनस वन, ठीक है, और d जो है वो है -1। सॉल्व करूंगा अगर दोनों चीजों को तो यहाँ पे nth टर्म जो होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6n माइनस 6, ऐसे ही होगा। तो 6 इंटू n इज 6n और 6 इंटू -1 इज -6। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये nth टर्म मेरी हो जाएगी 69, ठीक है, -1 इंटू n इज -n, ठीक है, और -1 इंटू -1 इज +1, ऐसे ही होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 माइनस 6 मतलब -5 प्लस 6n, और यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 69 प्लस 1 मतलब 70 माइनस n। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं देखूं यहां पर कि जैसा इन्होंने मुझे कंडीशन बोला है, कंडीशन ये है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल, तो यहां पे मैं इसको ले लेता हूं a डैश n, a डैश n, a डैश n। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि an ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल्स टू a डैश n, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये है -5 प्लस 6n, -5 प्लस 6n विच इज इक्वल्स टू a डैश n की वैल्यू है 70 माइनस n, तो ये आ जाएगा 70 माइनस n। सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 6n प्लस n विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 5, और इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 7n विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 5 इज 75, और n की वैल्यू फाइनली आएगी 75/7। अब क्योंकि यहां पर n जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब यहां पे वो टर्म जो है nth टर्म वो एक डेसिमल नंबर आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो टर्म है nth टर्म वो कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 75 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ये एक डेसिमल नंबर आ रहा है, इट इज नॉट नेचुरल। देयरफॉर वी से दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी दोनों सीरीज के अंदर, अगर दोनों एपी की सीरीज है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों सीरीज में कोई nth टर्म ऐसा हो जो सेम आ रहा हो, ठीक है, कोई भी nth टर्म इन दोनों सीरीज में सिमिलर नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नेचुरल। आपको पता है बचपन में आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, द नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1, जिनको आप काउंट कर सको, जो कंप्लीट नंबर्स हो उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इस कारण हम यहाँ पर कहेंगे कि इन दोनों सीरीज में ऐसी कोई भी nth टर्म नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि इक्वल हो, दोनों एपीज में सेम हो, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना था। मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल हो सकता है, इस तरह का सवाल टीचर की मनपसंद बन जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या बोल रहा है, इन द AP 17 13 19 अप टू 415
प्रूव दैट, प्रूफ करना है यहां पर। तो आपको गिवन एपी क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन एपी सीरीज इज इक्वल्स टू, ये है 1, 7, 13, 19 अप टू 415, ये हमें दिया है इन्होंने, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, इसका जो सम है मिडिल टर्म्स का, तो सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, इस सीरीज का मिडिल टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको तो ये पता ही नहीं कितनी टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, चलो तब भी देखते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि सम ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मैं AL लिख देता हूं, लास्ट टर्म जो है वो 415 है, मतलब 1 + 415 416 के बराबर है ये वाली वैल्यू। लेकिन अब ये वैल्यू निकालनी हमारे लिए दिक्कत है। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि सीरीज में कितने नंबर्स हैं ये हमें नहीं पता। अब नहीं पता, क्या आप निकाल सकते हो, तो यस आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो, किसी भी सीरीज का nth टर्म कैसे दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये चीज देखूं तो मुझे ये चीज पता है कि एज वी नो, मैं यहां पे लिखूंगा और पूरा टीचर को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। एज वी नो द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन एज, कैसे, AN इज इक्वल्स टू A plus n minus 1D, where A is equals to first term, D is equals to common difference, and n is equals to, यहां पे n वो सीरीज का लास्ट टर्म, तो n इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे बोल रहा हूं लास्ट टर्म, ठीक है, ऐसा हम बोल देते हैं। तो ये हमारा देने का तरीका होता है। अब अगर मैं इस सीरीज में मैं बात करूं, तो इस सीरीज के अंदर हम बोलेंगे कि लास्ट टर्म की वैल्यू an की वैल्यू, तो an यहां पे हमारे पास 415 दिया है। तो n इज द लास्ट टर्म, पोजीशन बताता है, ये n जो है ये लास्ट टर्म की पोजीशन बताता है, और an जो है ये लास्ट टर्म की वैल्यू बताता है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 415 दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, इस क्वेश्चन में a जो है वो 1 है, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा यहाँ पर A2 माइनस A1 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है 6। n इज द लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है बेसिकली, मैं ऐसा बोल देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको पता करना पड़ेगा इस केस के अंदर। क्यों ऐसा करना है सर, क्योंकि मिडिल टर्म तुम्हें नहीं पता क्या है, तो मिडिल टर्म इस सीरीज की तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास ये पता हो कि टर्म्स कितनी है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, देयरफॉर 415 इज इक्वल्स टू a मतलब 1 प्लस n माइनस 1, यही n तुम्हें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 6, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 415 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6n माइनस 6, और 415 की वैल्यू फाइनली यहां पर आएगी 1 माइनस 6 मतलब -5 प्लस 6n, और ये -5 इधर जाएगा तो ये 415 में ऐड हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6n, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 420 विच इज इक्वल्स टू 6n, और फाइनली n की वैल्यू आएगी 420/6, तो 6 × 7 इज 42, 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 17। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
और ये आ रही हैं 70, 70। कितनी टर्म्स है इस सीरीज के अंदर? 70 टर्म्स है। और 70 जो है ये एक इवन नंबर है, तो एक इवन नंबर है। तो मैं एक ले लेता हूं ब्लैंक शीट, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक शीट कहाँ है? चलिए ये रही ब्लैंक शीट, ये आ गई हमारे सामने। अब बात को समझना, अब हमें क्या करना है। तो n इज इक्वल टू 70 विच इज इवन नंबर। तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, और आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है कि जब दी हुई सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं अगर वो इवन होते हैं तो मिडिल टर्म इज गिवन बाय n/2 third term and n/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हम देते हैं मिडिल टर्म्स को। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। मैं ऐसा बोलूंगा, ये मिडिल टर्म देने का तरीका होता है जब आपका टर्म्स जो हैं वो इवन नंबर्स में आए, मतलब 70 आया, ये एक इवन नंबर्स हैं, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। अब यहां पर वो 2 मिडिल टर्म्स होंगी 70/2 टर्म, ठीक है, एंड मैं कहूंगा 70/2 प्लस 1th टर्म, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगी 35th टर्म एंड 36th टर्म। अब बात को समझो। अब आपको ये पता करना है कि 35th टर्म की वैल्यू क्या है और 36th टर्म की वैल्यू क्या है। तो a 35th टर्म की वैल्यू होगी a प्लस 35, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड विद d, ठीक है, और a 36th टर्म की वैल्यू होगी a प्लस 36 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d। अब a और d क्या है इस सीरीज का? तो इस सीरीज में अगर मैं आ जाता हूं शीट पे, a और d की वैल्यू a है 1 और d की वैल्यू है 6, तो a है 1, तो 1 प्लस 34 मल्टीप्लाइड विद 6, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस 35 मल्टीप्लाइड विद 6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4 × 6 इज 24, 2 कैरी, 3 × 6 इज 18, 19, 20, तो 204 प्लस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1 प्लस 5 × 6 इज 30, 0 एंड 3 कैरी, 3 × 6 इज 18, 19, 20, 21, तो ये आ जाएगा 210। इसकी वैल्यू आएगी 205, ठीक है। तो तुम्हारा a 35th टर्म आ गया और इसकी वैल्यू आएगी 211, तो ये तुम्हारा आ गया 36th टर्म की वैल्यू। इसको हम ब्लू पेन से बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये हमने a 35th टर्म एंड a 36th टर्म। तो ये कह रहा है सम ऑफ द मिडिल टू टर्म्स। अब देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मिडिल टर्म्स that is I dot E A35 प्लस A36 की वैल्यू। तो ये हमारी आ जाएगी कितनी? तो ये हमारी आ जाएगी 205 प्लस 211, तो 205 प्लस 211, और ये वैल्यू हमारी आ रही है 416 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि सम ऑफ मिडिल टर्म्स, ये हमने निकाल लिया, इज इक्वल्स टू सम ऑफ A1 एंड AL, ठीक है, लास्ट टर्म, एंड नाउ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये आ जाएगा आपका कितना? A1 प्लस लास्ट टर्म है ANth टर्म, तो 1 प्लस 415, और ये वैल्यू भी 416 आ रही है। देयरफॉर मैं बोलूं A35 प्लस A36, तो A35 प्लस A36
इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया ये, तो ये बराबर आया है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर। तो ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो h डॉट पी, इस तरीके से आपको चीजों को करना है सॉल्व। तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था, आपको समझा के किया इसलिए लेंदी था, आप चाहें तो कुछ स्टेप्स कम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए हमने करा इसको, ठीक है। तो ये ज्यादा मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे 3 क्वेश्चन पूरे। मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज को समझना। आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो गिवन एपी आपके सामने क्या है, तो गिवन एपी है आपके सामने 5, 15, 25 एंड सो ऑन। इसमें जो पहली टर्म है वो है 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो है a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, और ये हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस a। चल, ये क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो सबसे पहले तो 31st टर्म की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले तो a31 31st टर्म बोलिए, तो a31 टर्म की वैल्यू होगी आपकी a प्लस n माइनस 1 मतलब मल्टीप्लाइड विद d, यही होगा। और आपकी a31st टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म है आपकी 5 प्लस 31 माइनस 1 इज 30 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस वो है 10। ठीक है, तो 30 प्लस 10 इज 300, 300 प्लस 5 इज a31 टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 305। बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल क्या है, पहले तो सवाल समझना, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं। सवाल आप लोगों का ये है कि ये जो एपी दिया है इसमें कौन सी वो टर्म की वैल्यू है, जो ऐसा कौन सा टर्म है जो 31st टर्म से 130 ज्यादा है। तो 31st टर्म की वैल्यू आई है 305। ठीक है, तो an की वैल्यू ये जो पूछना चाह रहा है, ये एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि 305 प्लस अगर मैं 130 कर देता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 435, 435। तो anth टर्म की वैल्यू अगर मान लो आपको दी है, ठीक है, तो ये n बताना है कि कौन सा वो टर्म है जिसकी वैल्यू 435 है। ऐसा है सवाल, तो वो कौन सा टर्म है ये हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसा मैं बोल देता हूं a डैश n, तो a डैश n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। सेम चीज से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a डैश n की वैल्यू क्योंकि मुझे 435 दी है और a की वैल्यू मुझे पता है ये है 5, तो 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें टू फाइंड n है, तो टू फाइंड n ये हमें पता करना है। ठीक है, तो टू फाइंड n पता करना है, d की वैल्यू है आपके पास 10, तो ये रहा 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 435 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d। ठीक है, और ये हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1। शून्य से शून्य कटा तो 43 आया, 43 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, मतलब आपके n की जो वैल्यू आई है वो आई है 44। मतलब क्या हुआ, 44th टर्म की वैल्यू, मैं ऐसा बोलूंगा, आंसर क्या है, 44th टर्म की जो वैल्यू है वो 435 है, इज 435, जो कि इसके 31st टर्म से, ठीक है, 130 ज्यादा है। ये था सवाल, आपने सॉल्व कर दिया। तो एक्चुअल में आपका आंसर ये है, n पता करना था 44, तो विच टर्म 44th टर्म, हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहां तक हो गए हैं आपके 4 क्वेश्चन पूरे। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। मिडिल टर्म बतानी है क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं बोलूंगा देखने को मिल सकता है। आपके पास गिवन एपी क्या है, तो गिवन एपी है आपके पास 6, 13, 20 अप टू 216। ये लास्ट टर्म है, मानते हो,
तो इसके फर्स्ट टर्म जो है वो है 6, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका 13 माइनस 6, और 13 में से 6 गए तो ये तुम्हारा होता है 7। ठीक है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आती है 7, ए की वैल्यू आपके पास है, ए nth टर्म आपको पता है उसकी वैल्यू है 216। और एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें ये पता है कि किसी भी सीरीज में nth टर्म होता है आपका क्या, तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब आपकी a nth टर्म की वैल्यू है 216, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 6 प्लस nth टर्म आपको नहीं पता, वही पता करना है कि 216 कौन सी पोजीशन पे लिखा है, टर्म का नंबर क्या है, द नंबर ऑफ द डेट टर्म। ठीक है, वैल्यू पता है तुम्हें, वो टर्म n की वैल्यू तुम्हें पता करनी है। तो 6 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 7, ये चीज है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे ये हमारा हो जाएगा 216 में से -6 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 7। ठीक है, और ये 210 डिवाइडेड बाय 7 जो कि n माइनस 1 की वैल्यू आएगी, 7 से 210 कटा तो ये 30 आएगा, 7 3 टाइम्स 21 30 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये -1 यहाँ चला गया तो n की वैल्यू आ रही है 31। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 31 विच इज ऑड। ठीक है, विच इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या, तो जब ऑड होता है, जब ऑड होता है तो आप लोग बेसिकली बीच की टर्म निकालते हो, एकदम सेंटर टर्म, और सेंटर टर्म निकालने का मतलब है n/2, मतलब 31/2 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 31। ठीक है, 31 टर्म्स हैं टोटल, तो 15 इधर से 15 उधर से 30 टर्म होती है, और सेंटर की टर्म जो होगी 31th टर्म मतलब सेंटर टर्म, देयरफॉर मिडिल टर्म इज गिवन बाय, मिडिल टर्म इज गिवन बाय n प्लस 1/2। ठीक है, थर्ड टर्म, और इसके लिए हम बोलेंगे कि 31 प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 32/2, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो ये आएगी 32/2 का मतलब 2 1 टाइम्स 2 और 2 6 टाइम्स 12, तो 16th टर्म आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपकी 16th टर्म आ गई, मिडिल टर्म क्या है 16th टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है, तो देयरफॉर a16 इज इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d, तो ये आ जाएगा आपकी फर्स्ट टर्म है 6 प्लस 15 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस ये है 7, तो कॉमन डिफरेंस है 7। 7 को 15 इंटू 7 तो 6 प्लस 7 इंटू 5 इज 35 105, और इसमें जब 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 110 111। क्लियर है, तो 5 प्लस 6 11, 11 का एक कैरी 1 ऊपर और 1 यहाँ पर, तो a 16th टर्म की वैल्यू आप लोगों के सामने आ गई है जो कि 111 निकल के आ रही है। तो इस प्रकार से बड़ा प्यारा सवाल स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है, मैं ऐसा बोलूंगा। हो गए हैं 5 क्वेश्चन इस वीडियो के, चलिए 6 क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, ये बोल रहा है कोई एपी की सीरीज है, उसकी जो 8th टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 31 है, if the 8th term of the AP is 31 and the 15th term is 16, ठीक है, अच्छा नहीं, and the 15th term is 16 more than the 11th term, तो 16 more than the 11th term, ठीक है, find the AP, आप बताइए AP क्या होगी, तो ये आपको given है, ठीक है, और आपको to find AP, टू फाइंड एपी, चलिए बहुत बढ़िया, टू फाइंड एपी, मुझे वो एपी की सीरीज निकालनी है, टू फाइंड द एपी सीरीज, है ना,
चलिए कैसे करोगे, तो हमें पता है कि कोई भी nth टर्म, ठीक है, कोई भी nth टर्म हम देते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d के फॉर्म में, ऐसे ही देते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब 8th टर्म इन्होंने जो दी होगी वो इन्होंने दी होगी a प्लस 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d के फॉर्म में, मतलब जो भी 8th टर्म की वैल्यू है वो आपकी आई होगी a प्लस 7d, ठीक है, ये होगा। और a8 की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, तो a8 की वैल्यू आपको पता है 31, तो एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है 31 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d, ठीक है, खत्म ये बात। इसको मैं बोलूंगा ये है मेरी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, छोड़ दो ऐसे ही। अब a15th टर्म में ये बोल रहा है कि जो भी a11 है उसमें 16 ज्यादा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो a11 निकालना है, तो a11 की वैल्यू है आपकी a प्लस, ठीक है, n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 मतलब 10d, ठीक है, तो ये आपकी a11 की वैल्यू है। ये कह रहा है a15 की जो वैल्यू है, a15 की वैल्यू जो है वो 16 ज्यादा है, मतलब 16 प्लस a प्लस 10d है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। इसका मतलब जो 15th टर्म थी, ठीक है, 15th टर्म एक्चुअली जनरल फॉर्म में हम कैसे दे सकते थे, ऐसे दे सकते थे, तो ये हम लिख सकते हैं a15 को अगर इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, जनरल फॉर्म में 15th टर्म को आप ऐसे दे सकते हो जिसकी वैल्यू 16 प्लस a प्लस 10d है, ऐसे ही बोलना चाह रहा है ये। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, यहां पे एक इक्वेशन बनाई मैंने, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस 14d विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस a प्लस 10d। अब दोनों तरफ a है तो a से a कैंसिल हो गया, और 14d माइनस 10d, तो 14d माइनस 10d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16, और यहाँ पे 14 में से 10 गए तो ये आएगा आपका 4d जिसकी वैल्यू आएगी 16, तो कॉमन डिफरेंस आपका बराबर आ जाएगा 2, नहीं 4, तो 4 इंटू 4 इज 16, तो d कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है फाइनली d, ठीक है। देखो अब मुझे पता करना है a की वैल्यू, तो इस d को उठाओ यहाँ पे डाल दो, तो सब्स्टिट्यूट d इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आपका बन जाएगा 31 प्लस a, और सॉरी 31 इक्वल्स टू a प्लस 7 इंटू 4, और 7 इंटू 4 तो ये होता है 28, तो 31 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, और ये प्लस 28 इधर जाएगा तो 31 माइनस 28 विच इज इक्वल्स टू a, 31 में से 28 गए तो ये बचा 3, मतलब आपकी पहली टर्म a भी निकल के आ गई। अब a मेरे पास है, d मेरे पास है, क्या सोचना, फालतू का नहीं, ठीक है। अब दे दो आप फाइनली जवाब, क्या है आपका जवाब, AP बतानी है, तो देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू, AP सीक्वेंस क्या आएगी, तो ये आपकी आ जाएगी A पहली टर्म, दूसरी टर्म a प्लस डी, तीसरी टर्म a प्लस 2d, फिर तीसरी टर्म a प्लस 3d, मतलब फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये आपकी सीक्वेंस बन के आएगी। तो आपकी पहली टर्म जो है वो है 3 कॉमा a प्लस डी का मतलब है 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 ये आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, तो थर्ड टर्म होगी 3 प्लस 2 इंटू 4, क्लियर है, ठीक है। फिर आपकी फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन, चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारी एपी सीरीज बन के आ रही है वो आ रही है 3, 7, 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 11, 3 इंटू 4 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15, एंड सो ऑन। 3 मार्क्स का सवाल
आप लोगों के सामने। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों ने फाइनली कर लिए हैं 6 क्वेश्चंस। मूव कर रहे हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के साथ बने रहना। क्लियर है? चलिए 7th क्वेश्चन क्या है इसको भी देखिएगा। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द एपी। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपने 6th क्वेश्चन किया, वैसे ही मिलता जुलता है। क्या कह रहा है? अगर 10th टर्म की वैल्यू, ठीक है, 52 है और 17th टर्म की वैल्यू, ठीक है, ये कह रहा है 20 ज्यादा है, 20 मोर देन द 13th टर्म, ठीक है, तो फाइंड द एपी। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है अभी जैसे पीछे किया। तो a 10th टर्म जो है उसकी वैल्यू 52 है, दैट मीन्स a 10th टर्म आपने दी होगी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d से। तो यहाँ पे 10th टर्म की वैल्यू है 52 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, मतलब 10th टर्म मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9d। इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और आपकी दूसरी इक्वेशन इन्होंने a17 वाली दी है, तो a17 इन्होंने कहा क्या क्या बोला है? 20 प्लस a 13th टर्म। तो a 13th टर्म को आप दे सकते हैं a प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d, ठीक है। और इधर a 17th टर्म एक्चुअल में कैसे दे सकते थे? तो ये हो सकती थी a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d इज इक्वल्स टू 20 प्लस a प्लस 12d। इसको सॉल्व करके नीचे लिखा है, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ रही है a प्लस 16d, a प्लस 16d which is equals to 20 plus a, तो 20 plus a plus 20 plus a plus 12d। दोनों तरफ a से a कट कर दो तो 16d माइनस 12d, तो 16d माइनस 12d विच इज इक्वल्स टू 20। 16 में से 12 गए तो ये आया 4d, 4d इज इक्वल्स टू 20। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी 5, तो 20/4 इज 5। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास। अब मुझे a निकालना है, तो देयरफॉर इस वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करूंगा तो देयरफॉर सब्सटीट्यूट d in फर्स्ट। तो d वाली वैल्यू को अगर फर्स्ट में मैं डाल दूं तो ये बन जाएगी 52 प्लस इक्वल्स टू a प्लस 9 इंटू 5 मतलब 45। और 52 में से अगर 45 माइनस हुआ तो पहली टर्म आ जाएगी। तो ये पहली टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? तो पहली टर्म की फाइनली हमारे पास वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये आ रही है हमारे पास 7, तो a की वैल्यू है 7। क्लियर है? अब देखो a मेरे पास है, d मेरे पास है, तो AP मुझे बताना है, तो सीक्वेंस हो जाएगी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d सो ऑन। चीजें ऐसी चल रही हैं। तो a पहली टर्म है 7 कॉमा फिर है आपके पास 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 कॉमा फिर है आपके पास 7 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। फिर है आपके पास 7 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, एंड सो ऑन। चीजें ऐसी चल रही हैं। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 3 इज 10, 11 12, तो 7 12। फिर ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 7 मतलब 17। फिर ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 5 20 और 22 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी आ गई। तो सिमिलर क्वेश्चन जैसे अभी आपने 6th किया, 6 मैंने अच्छा अंदर जाके डेप्थ में समझाया था, इसलिए अब आपको 7 समझ आ रहा होगा। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 5th एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ द 7th एंड द 12th टर्म इज 97। फाइंड द एपी। अगेन एक अलग वेराइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म इज 72, एक इक्वेशन, एंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म इज 97। तो
तो आप बताइए एपी क्या होगी। तो यहाँ पे 5th टर्म, 9th टर्म, 7th टर्म, 12th टर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको गिवन है और आपको एपी निकालना है, ठीक है। तो ए 5th टर्म की वैल्यू होगी ए प्लस 4d, यही होगा 5th टर्म। ऐसे ही आपका जो 9th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी ए प्लस 8d। ऐसे ही जो आपका 7th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी ए प्लस 6d। और ऐसे ही जो आपका 12th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी ए प्लस 11d। इन सब चीज़ों को अगर यहाँ पे मैं डाल दूं तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन जो गिवन थी। अगर इन चीज़ों को मैं उठा के सब्सटीट्यूट करता हूँ 1 और 2 में तो 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको। देखना क्या, ए 5th टर्म होगा ए प्लस 4d, तो ये रहा ए प्लस 4d, ठीक है। इसमें प्लस कर दो 9th टर्म को, तो 9th टर्म है आपका a प्लस 8d, a प्लस 8d, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में आपको दी है 72। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो a प्लस a होता है 2a प्लस 4d प्लस 8d, ये होता है 12d, विच इज इक्वल्स टू 72। दोनों साइड पे अगर 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू, यहां से भी 2 कॉमन लेके अगर कट कर दिया तो 72 में से एक फैक्टर 2 चला गया, तो 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, और 2 6 टाइम्स 12, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। मैं इसको बोलता हूं ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। अब अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखते हो तो फ्रॉम, ये थी आपकी फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा मैं लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड में मैं लिख सकता हूं a7 की वैल्यू है a प्लस 6d, तो a प्लस 6d प्लस, ठीक है, तो a7 की वैल्यू है a प्लस 6d, a12 की वैल्यू है a प्लस 11d, तो a प्लस 11d इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया 97, तो ये रहा 97, ठीक है। इसके बाद a प्लस a होता है 2a प्लस 6d प्लस 11d होता है 17d, विच इज इक्वल्स टू 97। ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। अगर आप थर्ड, या एक काम करो, ये इक्वेशन जो थर्ड आपने बनाई थी ना, इसको थर्ड ना बनाते हुए, इसको थर्ड ना बनाते हुए इसी को थर्ड इक्वेशन बोल दो, और आप बोलो कि थर्ड और फोर्थ को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम, या सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, अगर ऐसा कर दोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे थर्ड को 4 में से, तो फोर्थ इक्वेशन थी आपकी 2a प्लस 17d विच इज इक्वल्स टू 97। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनस 2a कर रहे हो, फिर आप माइनस कर रहे हो किसको, 12d को, और विच इज इक्वल्स टू 72। बचपन में कॉलम मेथड पढ़ा है सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, 2a माइनस 2a कट गया, 17 में से 12 गए तो ये बचेगा 5d, ठीक है, और 97 में से 72 गए तो 7 में से 2 गए, ये बच्चा 5 यूनिट प्लेस पे, 9 में से 7 गया, ये बच्चा 2, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा 5। ये आपको समझ आ गई होगी। अगर d 5 है तो a की क्या वैल्यू होगी, तो कोई भी d इक्वल्स टू 5 थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू कहाँ डालूं, मैं d की वैल्यू को थर्ड में डाल रहा हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूट, या इसमें भी कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, d इक्वल्स टू 5 हम डालते हैं, किस में नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज ही नहीं दी, तो डालना यहीं पड़ेगा। चलो सब्स्टिट्यूट d इन, सिर्फ यही डाल पाओगे, इन थर्ड। अगर मैं थर्ड में डाल देता हूं तो ये आ जाएगा 2a प्लस 12 इंटू 5 मतलब 60, ठीक है, इज इक्वल्स टू 72। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 60 मतलब 12, ठीक है, और a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 6,
तो पहली टर्म आपकी आ जाएगी 6। तो यहां पे आपके पास 6 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ब्लैंक शीट पे हम एपी बनाते हैं। चलो तो ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ये हमारे पास ब्लैंक शीट है। ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है, बस ए और डी काफी होता है एक एपी फॉर्म करने के लिए। डी है 5, ए है 6, तो ए है 6, डी है 5। तो सीरीज बनेगी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, उठाओ वैल्यूज यहां डाल दो। तो ए है आपका 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 5, ये आ जाएगा 6 प्लस 10, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 5 15, ये आ जाएगा 6 प्लस यहां से कॉमा 6 प्लस 4 इंटू 5 20। ठीक है, ये आपकी सीरीज बन गई। क्या है, पहला टर्म 6, फिर है आपका 11, फिर है आपका 16, फिर है आपका 21 और फिर है आपका 26। तो इस तरीके से पूरी सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हमने फाइनली सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, कैसे एपीज बनती हैं यूजिंग द nth टर्म के क्वेश्चंस। तो हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि nth टर्म में 3 मार्क्स के सवाल, 2 मार्क्स के सवाल किस प्रकार से आएंगे, और ये टॉपिक तो इसलिए हम पार्ट 1 अभी कर रहे हैं। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आपको मिलने वाले हैं। तो 8th क्वेश्चन तक हमने यहां सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो यहां पे सर एपी का क्या काम, तो भाई ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, मैं ऐसा कहूंगा। तो यहां पे एपी कैसे काम करेगा और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्या बोला है, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट के ही नंबर होने चाहिए जो 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर आप 7 का टेबल देखेंगे तो 7 1 टाइम्स होता है 7 सिंगल डिजिट, और 7 2 टाइम्स होता है 14। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 डिजिट का जो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो है 14। ऐसे ही अगर मैं देखूं 7 इंटू 10 तो ये होता है 70। ठीक है, और अगर 14 के बाद सेकंड डिजिट देखूं जो 2 डिजिट का होना चाहिए तो उसको मैं बोल देता हूं 7 इंटू 3, तो ये होगा 21। दैट मीन्स 14 21 और ऐसे ही कहानी चलेगी कहां तक, 10 तक। 2 डिजिट के होने चाहिए। तो 7 इंटू 11 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 77। फिर 7 इंटू 12 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, 7 2 टाइम्स इज 14, 14 का 4 कैरी 1 84। और 7 इंटू 13 को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों भाई, 7 इंटू 3 इज 21 और ये आ जाएगा आपका कितना, तो 7 3 टाइम्स इज 21, 2 कैरी है ना। और 7 इंटू 14 को भी तो ले सकते हैं फिर, क्योंकि 7 इंटू 4 28 होता है और ये 98। तो मैं ऐसा बोलूंगा जो एक पूरी सीरीज आपको दिखेगी ऐसे नंबर्स जो 7 से डिवाइडेड मतलब डिविजिबल हो, तो ऐसे 14 से सीरीज चालू होगी। दूसरा डिजिट आपका होगा 21, तीसरा डिजिट आपका जो होगा वो होगा 7 इंटू 4 28। और ये कहानी कहां तक चलेगी हमें नहीं पता, ऐसे कितने नंबर हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 7 इंटू 14 जो लास्ट डिजिट है वो आपका 98 होगा। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, तो ये मैंने लिख दी सीरीज। ये आपको समझ आ रहा है, इसको कर देते हैं क्लियर। चलिए अब देखो मेरे पास एक एपी की सीरीज आई है। क्या ये एपी की सीरीज है, पहली बात तो हाँ ये एपी की सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 7 ही चल रहा है पूरे उसमें। ठीक है, तो ये एपी की सीरीज है और ये सारे वो नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। कितने नंबर है, कितने हैं, तो वो पता करने के लिए मैं कहता हूं कि a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहां पे दी है 14। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है यहां पे 7। अब कितने डिजिट है, तो nth डिजिट जो लास्ट डिजिट है उसकी वैल्यू है 98। ये मानते हो? तो an को देने का जो तरीका होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, और an की वैल्यू है 98 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मतलब 14 प्लस, और n माइनस 1 अगर मैं यहां पे बोलूं तो n की वैल्यू आपको पता करनी है कि कितने नंबर्स हैं इस AP के अंदर, और कॉमन डिफरेंस है यहां पे 7। सॉल्व कर दो, n आपके सामने आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 98
-14 विच इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड विथ 7, और ये सॉल्व करने पे आएगा 8 में से 4 गए 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू n-1, और यहाँ पे n-1 की फाइनली जो वैल्यू आई है वो आई है 7 1 टाइम्स 7 एंड 7 2 टाइम्स 14, तो ये आई है 12, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी आई है, तो n की वैल्यू आई है 12 प्लस 1 मतलब 13। तो ऐसे 13 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और जो 7 से डिविजिबल हैं। तो यही हमसे पूछा था कितने नंबर हैं 2 डिजिट के, तो मैं कहूंगा 13 नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, 7 1 टाइम्स होता है 7, 7 2 टाइम्स होता है 14, 12 प्लस 1, ये -1 इधर आया तो प्लस हुआ इसलिए 13 हुआ। तो बस इतना आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स में, मैं कहता हूं कि 3 मार्क्स में टीचर हो सकता है दे इस सवाल को। चलो इसको करते हैं क्लियर। अब सर क्या डिविजिबल बाय 7, तो मैं कहता हूं डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 9, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर करने का तरीका मैंने आपको समझाया है, वैरायटी समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। तो 9 क्वेश्चंस कर लिए हमने सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसमें कोई mth टर्म है, तो उसमें कोई mth टर्म है जिसकी वैल्यू 1/n है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। क्या इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n एंड द nth टर्म, कोई nth टर्म है उसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 1/m। अब यहां पे ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि mn का खेल चल रहा है, कब m लिखना है कब n लिखना है, ये बहुत आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। छोटी सी भी गलती आपको पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई mth टर्म है जिसकी वैल्यू 1/n है, और कोई nth टर्म है जिसकी वैल्यू 1/m है। अब ये जो mth टर्म है इसको देने का तरीका क्या है। nth टर्म, कोई भी nth टर्म को आप कैसे देते हो, आप कहते हो कोई भी nth टर्म अगर होती तो मैं इसको बोलता a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। इस केस में क्योंकि mth टर्म की बात हो रही है तो mth टर्म यहां पर होगा a प्लस m-1, तो ये आ जाएगा m-1 मल्टीप्लाइड विथ d। अब a और d क्या है, तो लेट द a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ये आपको लाइन लिख कर आना है, तो मैं यहां लिख देता हूं लेट फर्स्ट टर्म बी a, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका d है, ठीक है। बात वही चल रही है, mth टर्म को देने का तरीका और nth टर्म को देने का तरीका। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा देखना इस चीज को। अच्छा उसके आगे क्या बोला था, इसने बोला था हमें शो ये करना है कि mnth टर्म की वैल्यू 1 है, mnth टर्म की वैल्यू 1 है। तो mnth टर्म क्या है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं इतनी जगह पे। तो mnth टर्म, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, ये हमें शो करना है। और इसको देने का तरीका होता है a प्लस n-1, n यहाँ पे mn है, तो ये आ जाएगा mn-1 मल्टीप्लाइड विथ d। कुल मिला के ये जो 2 इक्वेशन है ना, मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि इन 2 इक्वेशन से हमें a और d की वैल्यू निकालनी है, वो a और d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास amn जो है, amnth टर्म जो है इसकी वैल्यू 1 आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो हमें शो ही ये करना है, टू शो दैट क्या कि amnth टर्म इज इक्वल्स टू 1, ये हमें शो करना है। तो ये हम अभी अलग लिखे रहने देते हैं। हमने सपोज किया है लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। इसको लेके अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे आप देखिएगा आपके पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली, इसको मैं 1 कर देता हूं, और सेकंड इक्वेशन है ये वाली,
ठीक है। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 1/n इज इक्वल्स टू a प्लस एम डी माइनस डी, ये बन जाएगा। और आपकी जो दूसरी इक्वेशन है ये बन जाएगी 1/m इज इक्वल्स टू a प्लस एन डी माइनस डी। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं है किसी को भी, है ना। अगर आप इन दोनों को आपस में क्या करते हैं भाई, mnth मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, m और n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो LHS आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ऐसे कर सकते हैं हम? लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम ऐसा बोलेंगे कि आप एक काम करिए, ये कॉमन चीजें दिख रही हैं a माइनस डी, तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप क्या करेंगे, इसको आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टर्म्स जो हैं वो बहुत सारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं, और मैं ऐसा बोलता हूं कि सब्ट्रैक्ट 1 विथ 2, ऐसा बोल देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 को 2 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आप ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा 1 बाय सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 ना, तो 1/m माइनस 1/n इज इक्वल्स टू a माइनस a। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को करना है, तो a माइनस a, ये तो दोनों a कट जाएंगे, dd आपस में डिफरेंस हट जाएगा, और 1 को क्योंकि 2 में से किया है तो nd माइनस md आएगा, nd माइनस md आएगा। और यहां पे अगर d कॉमन ले लूं और इसका एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा mn नीचे, ठीक है। तो नीचे mn आ गया एलसीएम, और m के टेबल में mn आता है n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n माइनस, n के टेबल में mn आता है m टाइम्स, तो n माइनस m विच इज इक्वल्स टू कॉमन d, और ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस m। ये चीज समझ आ रही है। और यहां से आपको कॉमन डिफरेंस निकलता हुआ दिख जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो ये आएगा आपका n माइनस m अपॉन mn, और नीचे ये पूरा ब्रैकेट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n माइनस m यहाँ नीचे आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर n माइनस m, नीचे n माइनस m, जिसका रिलेशन इस mn के साथ मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए पूरी चीज कट जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो d है ये आपका आ जाएगा 1/mn। तो देखो d की वैल्यू आ गई है, यहां पे मेरे पास d की वैल्यू आ गई है। अब मुझे a निकालना है, तो a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस d को पिक करूंगा और इस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो। तो यहां पे देखो किस तरीके से होगा, हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट पे आपको चीजें आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहां पर मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, और यहां पे आप देखिएगा आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली, कि mth टर्म आपने कैसे दी थी, 1/n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये वाली जो इक्वेशन है, यहां पे अगर मैं d सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखना 1/n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मैं कह रहा हूं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ d इन अबव। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1, और d की वैल्यू आई है 1/mn, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई थी 1/mn, तो 1/mn यहां डाल दिया। अब देखो आपको a मिलता हुआ दिखेगा यहां पर, तो ये आपका बन जाएगा 1/n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 अपॉन mn, ये हो जाएगा। और ये पूरी चीज जब इधर जाएगी तो a अकेला यहां बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn। क्लियर है ये चीज। तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू। अगर नीचे का आप एलसीएम ले लें तो mn का जो एलसीएम है, n और mn का जो एलसीएम है ये आएगा mn। तो n के टेबल में mn कहां आता है, m टाइम्स, तो ये आ जाएगा m माइनस
m माइनस 1, क्योंकि नीचे ऑलरेडी mn था, mn के टेबल में mn आता है 1 टाइम्स 1 इंटू m माइनस 1, तो m माइनस 1 आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहां। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद a की वैल्यू आएगी m माइनस m माइनस 1, तो ये माइनस 1 एक्चुअली प्लस 1 हो जाएगा, ये रहा आपका प्लस 1 अपॉन mn। ठीक है, तो m माइनस m 0 हो गया 1 बाय mn, तो a की वैल्यू भी आई 1 बाय mn। अब देखो आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आपको देना है a mnth की वैल्यू। तो a mnth की वैल्यू क्या होगी, सिंस a mnth टर्म इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस mn, a प्लस ब्रैकेट में mn माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर a mnth टर्म इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू है 1 बाय mn प्लस ब्रैकेट में आएगा mn माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d की वैल्यू भी हमारी 1 बाय mn है, तो ये आ गई 1 बाय mn। सॉल्व करो क्या आता है, तो आप देखेंगे a mnth की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय mn प्लस mn बाय mn, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है 1 बाय mn, तो 1 बाय mn देखिएगा 1 बाय mn माइनस 1 बाय mn, ये पूरा कट गया, और a mnth टर्म की जो वैल्यू है ये आ गई पॉजिटिव 1। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में हो सकता है टीचर आपको दे दे। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्या हमें चाहिए और कैसे वो जवाब आएगा, ये फटाक से दिमाग में तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। मैं बार बार हर बच्चे को ये कहता हूं, मैथ्स एक कनेक्शन है पेन और दिमाग के बीच में, ये हाथ जो है ना ये कनेक्शन बनाता है। तो इसका मतलब पेन कॉपी पे चलाते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजें सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए यहां पे कर देते हैं बोर्ड क्लियर, और यहां पे भी 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्या बोल रहा है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, ये कह रहा है कोई pth टर्म है, मतलब AP की जो वैल्यू है वो है Q, ठीक है, एंड द qth टर्म इज इक्वल्स टू P। तो आप ये प्रूव करिए, टू प्रूव, आप ये प्रूव करिए कि nth टर्म मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू P प्लस Q माइनस n होगा। ये आपको प्रूफ करना है, समझ आ रहा है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये हमें गिवन था पूरी चीज, तो pth term can be given as a plus p minus 1 अपॉन d, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और a qth टर्म अगर मैं देखूं तो ये qth टर्म को देने का तरीका है a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, जैसे पीछे किया, जो उन्होंने बोला है मैंने वही कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू, तो ये हमें क्योंकि गिवन है कि a pth टर्म की वैल्यू q है, तो मैं यहां पर कहूंगा a प्लस पी डी माइनस डी, मैंने खोल दिया, a प्लस डी इंटू पी इज पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, ये q के बराबर होगा, ठीक है। और a qth टर्म वाली जो आपने इक्वेशन लिखी है, यहां पे ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका क्या वैल्यू, p, तो ये p, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। क्लियर है ये चीज? अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं ऊपर नीचे, तो a माइनस डी दिख रहा है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट का काम करता हूं तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करने से मुझे मिलेगा
पी क्यू माइनस पी या पी माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे मुझे पी प्लस क्यू दिख रहा है और माइनस एन दिख रहा है। तो सवाल में जो चीज दिख रही है ना, हमें वो चीज चाहिए, ठीक है। और ये चीज हमें कैसे मिलेगी, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि p प्लस क्यू, अगर मैं p प्लस क्यू ऐड करता हूं, लेकिन ये कटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट तो मुझे करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी देखिए, सब्ट्रैक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट को सेकेंड में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे a से a कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो p माइनस क्यू की वैल्यू ये आ जाएगा qd माइनस पी डी, तो qd माइनस पी डी, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से d कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू d कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा q माइनस p, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब d क्या हो जाएगा, तो d की वैल्यू फाइनली हो जाएगी यहाँ पर p माइनस क्यू अपॉन q माइनस p। अब देखो वैसे अगर ये उल्टा होता तो ऊपर नीचे कट जाता, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इस d को मैं क्या लिख सकता हूं, ये d अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं, मैं q का आगे ले लेता हूं, p को पीछे लिख लेता हूं, तो माइनस का साइन मैंने यहां ले लिया बाहर और मैंने ये लिख दिया q माइनस p, ऐसे लिख सकता हूं क्या। और यहां पे भी आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी q माइनस p था। तो देखो मैं क्या ऐसे कर सकता हूं, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। अगर मैं नेगेटिव के साथ खोलूंगा तो ये देखो माइनस क्यू और प्लस पी वैसे ही आ जाएगा। तो बचपन में हमने एक लॉ पढ़ा था कि हम चीजों को रीअरेंज कर सकते हैं। आपने क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है, तो ये एक्चुअली कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने लगाया है, ठीक है। तो मैंने कॉमन लिया बाहर और मैं चीजों को अरेंज कर सकता हूं, तो मैंने अरेंज कर दिया। अब q माइनस पी कट गया तो कॉमन डिफरेंस यहां पे आ गया -1, खत्म बात। जैसा क्वेश्चन नंबर 10th अभी किया था वैसा ही सेम है। d की वैल्यू आ गई है, अगर d की वैल्यू आ गई तो आप a की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन में, इस वाली किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में d की वैल्यू -1 डाल दो। क्या होगा अगर आप डाल देते हो, इसमें डाल देते हो, ठीक है। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, अगर मैं लिखता हूं यहां पे a प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू थी q थी ना, इसमें अगर d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये हो जाएगी a प्लस पी माइनस 1, d की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू q। यहां से a मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी a माइनस पी प्लस 1, -1 इंटू -1 इज +1 विच इज इक्वल्स टू q, और a की वैल्यू आ जाएगी q प्लस पी माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई। क्या आई, q प्लस पी माइनस 1, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। अब a और d की वैल्यू आप nth टर्म में डाल दो। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक ब्लैंक शीट। nth टर्म को हम कैसे देते हैं, तो कोई भी nth टर्म देने का तरीका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कोई भी एपी के अंदर जनरल फॉर्म है और यही आप अभी तक पढ़ भी रहे हो, तो यही चीज चल रही है। अब nth टर्म अगर मैं यहां पर देखूं a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू थी हमारी q प्लस पी माइनस 1, तो यहां लिख देते हैं q प्लस पी माइनस 1, प्लस का साइन n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू है -1, ये -1 मैंने यहां लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलो, तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा q प्लस पी माइनस 1 माइनस n और माइनस इंटू माइनस +1, ठीक है। अब देखो -1 +1 तो ये तो कट गया, ठीक है। यहां पे q प्लस पी माइनस n, ये वैल्यू आ गई किसकी, nth टर्म की, और यही तो उन्होंने हमसे पूछा था, तो हेंस प्रूव्ड। अगर आप क्वेश्चन देखें तो q प्लस पी माइनस n, यही तो हमसे पूछा था, q प्लस पी माइनस n। यही मैथ्स में इतनी प्यारी चीज है कि बहुत तरीके से चीजें निकल सकती हैं, आंसर निकल सकते हैं। तो जो आपको प्रूफ करने को बोला है वो कितने प्यारे तरीके से निकल के आया, p प्लस क्यू माइनस n,
तो वही यहाँ पे आ गया, एकदम खुद ही निकल के आया, हमने कोई मेहनत ही नहीं की, हमें सिर्फ रूल्स पता थे, हम वो रूल्स यूज करते गए। क्लियर है? तो यहां तक आपने कर लिए हैं 11th क्वेश्चन पूरे। कितने क्वेश्चन थे? 11 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन से वीडियो के साथ बने रहना, बहुत छोटी वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये सारे सवाल पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं। 11 क्वेश्चन हो गए हैं, 12वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है? इफ m टाइम्स द mth टर्म, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, show that m plus nth term of an AP is 0। बहुत ऐसा लगेगा क्वेश्चन पढ़ते समय कि भाई घुमा दिया सर, पता नहीं क्या बोल दिया। कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपको रूल्स पता होने चाहिए। आपको एक कॉमन जनरल रूल क्या पता है कि किसी भी एपी की जो nth टर्म होती है वो देने का तरीका क्या है? वो है पहली टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। ये एक जनरल फॉर्म है। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो ये कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, तो किसी चीज की mth टर्म क्या होगी, किसी AP की mth टर्म क्या होगी? तो mth टर्म हो जाएगी a प्लस m-1 इंटू डी। ये mth टर्म है। तो हमने पूरे क्वेश्चन में पहले अंडरलाइन कर ली किसके बारे में बात चल रही है। एक mth टर्म के बारे में बात चल रही है, एक nth टर्म के बारे में बात चल रही है। आपने देखा nth टर्म देने का तरीका ये, mth टर्म देने का तरीका ये, कोई डाउट नहीं। अब ये कह रहा है अगर मैं इस mth टर्म को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, ये कह रहा है अगर मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं mth टर्म को, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी किसके? n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ये बोल रहा है ये। शो दैट द m प्लस nth, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हमें नोन है, एज नोन, ठीक है, ये भी हमें नोन है। और हमें क्या नोन है? हमें यहां पे ये भी नोन है, तो यहां पे भी लिख देता हूं एज नोन, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये भी हमें पता था, ये भी हमें पता था, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो एज वी नो करके आप लिख सकते हैं, एज वी नो, पहले आप गिवन लिखिए, फिर आप लिखिए एज वी नो टू शो। हमें क्या दिखाना है? तो हमें ये दिखाना है टू शो दैट द m प्लस nth टर्म, द m प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू ऑफ द AP इज 0, इज इक्वल्स टू 0। ये हमें शो करना है, जो हम शो करेंगे। क्लियर है? तो चलो अब कहानी चालू करते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं ब्लू पेन का, चीजें थोड़ी सी समझ आएंगी बहुत अच्छे से। जो इन्होंने बोला है, उठाओ इन दोनों वैल्यूज को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। ये जो दी है, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? m जब मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, किस वैल्यू के साथ? a प्लस md माइनस d। कैसे लिख दिया सर? मैंने d के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, d इंटू एम माइनस डी। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ दिस, क्या? nth टर्म, ये रहा nth टर्म, तो ये आ जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब एक काम करते हैं कि यहां पर क्योंकि हमें 0 प्रूफ करना है, तो यहां पे 0 आने के चांसेस नहीं दिख रहे, इस पूरी चीज को उठा के यहां पे ले आते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि m तो था ऑलरेडी, और ब्रैकेट के अंदर आपने ऑलरेडी लिखा है a प्लस एम डी माइनस डी, तो a प्लस एम डी माइनस डी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इस पूरी चीज को अगर मैं उठा के इधर ले आया पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस n। ठीक है, a प्लस एन डी माइनस डी, जो कि इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, आपका आंसर आता हुआ आपको दिख जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा ma प्लस, ठीक है, लेकिन हमें ब्रैकेट नहीं खोलने चाहिए थे। मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रैकेट नहीं खोलने चाहिए थे। एक काम करते हैं, ब्रैकेट नहीं खोलते। ठीक है, ये जो ब्रैकेट हमने खोल दिया था ना, इसको ना खोलो। ये हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाइड विथ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n
और बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, तो बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा आपकी nth टर्म, मतलब a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d। अगर आप ये पूरी चीज यहां ले आते हो तो ये हो जाएगा m के साथ a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, ठीक है, माइनस n बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा शून्य के बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें m इंटू ए कर सकते हैं प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है, ये खुल गया। और यहां पे लिख सकते हैं माइनस एन ए, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ कटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो हमें कटता हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। एक काम करो, खोलना ही पड़ेगा, चलो खोल दो, एम ए प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो एम ए एम स्क्वायर डी, ठीक है, माइनस एम डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें तो और हम क्या कर सकते हैं, a प्लस डी हमें कॉमन दिख रहा था, ठीक है, तो इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमें एक्चुअली a और d चाहिए, तो a वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर लो, d वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर लो पहले तो ये हो जाएगा ma माइनस एन ए, ठीक है, ma माइनस एन ए अलग कर लिया, और फिर उसके बाद प्लस m स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं एम ए हमारा हो गया माइनस एन ए हमारा हो गया, एम स्क्वायर डी हमारा हो गया, एन स्क्वायर डी हो गया, माइनस एम डी प्लस एन डी विच इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कर सकते हैं। चलो, इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो a कॉमन लिया, m माइनस एन अंदर आएगा, इसमें से अगर कॉमन लिया तो प्लस ये आ जाएगा आपका d कॉमन और m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अगर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस डी कॉमन, ठीक है, m माइनस एन विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, बहुत प्यारी चीज बन के आई है, सब में से आप m माइनस एन अगर कॉमन ले लेते हो तो बिग ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा यहां पर a प्लस डी, और यहां पे बचेगा आपका m प्लस एन, तो d के साथ m प्लस एन बचेगा, ठीक है, और यहां पे ये बचेगा माइनस डी, क्योंकि m माइनस एन तो बाहर कॉमन आ चुका है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये m माइनस एन बिग ब्रैकेट के इधर जाएगा 0 के नीचे, तो अगेन 0 हो जाएगा। तो ब्लैंक शीट पे आप देखना, यहां पे आपके पास बचेगा a प्लस डी ब्रैकेट में m माइनस एन, ठीक है, ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस डी, तो m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। अब देखो, यहां पर अगर मैं इन दोनों में से d कॉमन ले लूं तो a प्लस डी कॉमन आने पे ब्रैकेट में बचेगा m प्लस एन माइनस 1, ठीक है, तो यहां पे ये d कॉमन आ गया, और यहां पे हमारे पास बच रहा है m प्लस एन माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे d m प्लस एन माइनस 1 अगर ये पूरा इधर चला जाएगा तो ये एक्चुअल में आएगा आपका a की वैल्यू, ये a की वैल्यू हुई, ठीक है। इस a की वैल्यू को अगर मैं कहीं पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां तो ये a की वैल्यू हुई, या ऐसा मैं बोल सकता हूं d की वैल्यू यहां से निकल सकती है, तो वो हो जाएगी माइनस a अपॉन m प्लस एन माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस भी यहां से निकल सकता है। एक काम करते हैं, यहां से कॉमन डिफरेंस को उठा लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहां पर होगा माइनस a अपॉन m प्लस एन माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था d के साथ, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो, यहां पे कॉमन डिफरेंस a के टर्म्स में है, ठीक है, और मुझे देना है m प्लस nth टर्म, तो देयरफॉर
m प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे एक चीज हम और कर सकते हैं, वो ये कि जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, तो m प्लस n माइनस 1, अगर ये a उधर जाता है तो ये हो जाएगा माइनस a अपॉन डी। तो a m प्लस nth की वैल्यू, अगर मैं m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू ये माइनस a बाई डी यहां पे डाल दूं तो ये हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में माइनस a बाई डी अपॉन मल्टीप्लाइड विथ d, और ये d से d कट जाएगा तो ये बचाएगा a माइनस a विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आएगी a m प्लस nth की वैल्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या किया मैंने? बहुत सिंपल सी चीज है, अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मुझे सवाल में दिया था कि mth टर्म और nth टर्म, ठीक है, तो mth टर्म m टाइम्स और nth टर्म n टाइम्स दोनों इक्वल होते हैं। इस चीज को यूज करके मैंने mth टर्म जनरल फॉर्म और nth टर्म जनरल फॉर्म लिख दिया। अब क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 चाहिए था तो इस पूरी चीज को यहां पे लाके मैंने सॉल्व करना चालू किया। नीचे m माइनस n पूरा कॉमन बाहर आया था, वो 0 के नीचे चला गया, तो एक सिंगल इक्वेशन मुझे मिली a प्लस डी एम प्लस n माइनस डी इक्वल्स टू 0। यहां से मैंने इसको जब सॉल्व किया तो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू मुझे मिल रही है, ये a उधर चला गया माइनस a, और ये d क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था ये d आ गया नीचे, ठीक है। तो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस a बाई डी। इस चीज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है किसमें? जनरल फॉर्म ऑफ m प्लस nth टर्म के अंदर, ये, ठीक है। तो यहां पे जब ये सब्स्टिट्यूट किया तो d से d कट गया, a माइनस a शून्य देता है, तो a m प्लस n की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है? और शून्य ही हमें 0 ही प्रूव करना था। तो यहां पर आप लोगों ने कर लिए हैं 12 क्वेश्चन पूरे सॉल्व। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अगर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म एपी की वैल्यू आपको पता है तो ये शो करिए कि ये पूरा जो LHS है ये RHS जो है वो 0 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिंपल सी चीज जो बोल रहे हैं ना हम वही लिखेंगे। ये कह रहा है कि पीथ टर्म की वैल्यू a है, ठीक है, क्यूथ टर्म की वैल्यू b है, ठीक है, और आर्थ टर्म की जो वैल्यू है वो c है। ये ऐसा बोल रहा है। पीथ टर्म को देने का जो तरीका होता है, अगर मैं यहां पे बोलूं तो हम पीथ टर्म को क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। Let a and d be the first and the common difference। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस a और d। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें a कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू a दी है, तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल A और D ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं हम यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल D एकदम लेके कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, पहले यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से। मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, लेट A equals to first term and capital D equals to common difference, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो पीथ टर्म देने का तरीका है a प्लस पी माइनस 1 बाई डी। ब्लू पेन का यूज करते हैं। क्यूथ टर्म देने का तरीका है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और आर्थ टर्म देने का जो तरीका है वो है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, और इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। चलो, आपको ऑलरेडी एक LHS दिया हुआ है, तो टू शो दैट a ब्रैकेट q माइनस r, ठीक है, प्लस b ब्रैकेट
आर माइनस पी, ठीक है, प्लस सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो LHS आपको क्या दिया है, LHS आपको दिया है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये आपको सिर्फ LHS दिया है। आप एक काम करो, आपके पास A की वैल्यू है ना, उठाओ यहां डाल दो, आपके पास B की वैल्यू है ना, उठाओ यहां डाल दो, आपके पास C की वैल्यू है ना, उठाओ यहां पे डाल दो। तो अगर मैं 1 2 3 की वैल्यूज को उठाता हूं, यहां डाल देता हूं, तो देखना क्या इक्वेशन हो जाएगी। A की वैल्यू क्या थी, ये थी A प्लस P माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D, ये A की वैल्यू थी, बिग ब्रैकेट, और यहां पे Q माइनस आर लिखा था, ये मैंने Q माइनस आर लिख दिया, ठीक है। प्लस B की क्या वैल्यू थी, तो B की वैल्यू थी कैपिटल A प्लस B की वैल्यू है ना कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 एंड R माइनस P, ठीक है। तो यहां पर एक D भी था, तो Q माइनस D भी तो है। ये छोटी छोटी गलतियां मत करके आना, ठीक है, ये गलतियां होती हैं। चलो, ये आपकी वैल्यू थी B की, और R माइनस P, तो ये मैंने लिख दिया R माइनस P स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। कर सकते हैं, बिग ब्रैकेट की वैल्यू डालते जा रहा हूं, स्मॉल ब्रैकेट साथ में लगाता जा रहा हूं, देखना। प्लस C की क्या वैल्यू है, तो C की वैल्यू है कैपिटल A प्लस, ठीक है, कैपिटल A प्लस R माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D, ठीक है, ये C की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल p माइनस क्यू, ये हमें दिया है। तो ये हमारा LHS हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने पे देखो एक ब्लैंक शीट हमें लगेगी, तो हम ब्लैंक शीट ले लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप एक काम करते हैं, देखो a q माइनस आर के साथ, तो a q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो a है ये q माइनस आर, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं अगर आपको एरो बना के दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर 2 मिनट, तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रेड पेन का यूज करके आपको एरो बना के दिखाऊं, तो मैं एक्चुअल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये a मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर के साथ, फिर ये चीज मल्टीप्लाई होगी पूरी q माइनस आर के साथ। ऐसे ही मैं हर ब्रैकेट को खोलता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझते चलना, ये है, ठीक है। चलो, इसको अगर समझोगे तो ये a q माइनस आर के साथ हम लिख सकते हैं, तो कैपिटल A q माइनस आर के साथ लिख दिया। फिर प्लस प्लस, ये प्लस का साइन, q माइनस आर जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये p माइनस 1 इंटू डी के साथ, तो p माइनस 1 इंटू डी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा ब्रैकेट खुल गया, ठीक है, q के साथ खुला। अब उसके बाद मैं r के साथ भी खोलूंगा, तो माइनस आर ए माइनस अब q माइनस आर जब आपने a के साथ खोल दिया, इसको इसके साथ खोल दिया, तो अलग से r नहीं खोलना भाई, सॉरी 2 मिनट, ये गलती कर रहे थे हम। चलो, ये तो खुल गया, q माइनस आर सीधा खोल दिया, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता वो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगेन रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे a को खोलूंगा r माइनस पी के साथ, और q माइनस 1 इंटू डी को खोलूंगा r माइनस पी के साथ, ठीक है। तो मैं रेड पेन बनाता जा रहा हूं, साथ साथ रेड पेन से आपको मार्किंग दिखा रहा हूं। तो a r माइनस पी आएगा, प्लस a r माइनस पी आएगा, ठीक है, ये आ गया। और यहां पर प्लस r माइनस पी क्यू माइनस 1, तो प्लस r माइनस पी क्यू माइनस 1 इंटू किसके साथ, d के साथ, तो ये आ गया d के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपने पूरा खोल दिया। फिर उसके बाद यहां पे अगर आप समझ पा रहे हैं, तो ये रेड पेन q माइनस पी माइनस क्यू, तो a q p माइनस क्यू, तो अब खुलेगा प्लस a p माइनस क्यू, तो प्लस a p माइनस क्यू, ठीक है। तो अब a खुला किसके साथ, p माइनस क्यू के साथ,
और प्लस p माइनस क्यू r माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा प्लस p माइनस क्यू, ठीक है, r माइनस p, इसके आगे लिखा है मैंने r माइनस p, नहीं r माइनस 1 इंटू डी, तो r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ये आ जाएगा सब साथ में। अब जितनी a वाली टर्म्स है अगर आप उनको साथ लिख दो, ये ठीक है, मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, देखना, यहां से चालू करते हैं, a q माइनस r, ठीक है, उसको आगे ले आओ, प्लस a r माइनस p, ठीक है, और वहां से भी आगे ले आओ तो प्लस a, ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, लिख सकते हो इस तरीके से। तो मैंने सबको रीअरेंज करके लिख दिया, और बाकी जो बचा है d वाली के साथ, तो ये मैं ब्लू पेन के साथ मार्किंग कर देता हूं, ये d वाली टर्म्स हैं सारी, ये सारी d वाली टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा है ये d वाली टर्म्स हैं, इन सबको साथ में लिख दो, तो ये आपका बन जाएगा प्लस q माइनस r p माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा लिख दिया, ठीक है, प्लस r माइनस p q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और प्लस p माइनस q r माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं, इन सब में से एक कॉमन अगर ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, ये बच रहा है q माइनस आर, ठीक है, प्लस r माइनस p, और यहां पे बच रहा है प्लस p माइनस q, स्मॉल हो गया, इन सब में से a कॉमन ले लिया, इन सब में से d कॉमन ले लो, तो प्लस d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा q माइनस आर p माइनस 1, ठीक है, यहां पे बचेगा प्लस r माइनस p q माइनस 1, ठीक है, यहां बचेगा प्लस p माइनस q r माइनस 1, खत्म कहानी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस के अंदर रेड पेन का मैं यूज कर लेता हूं, माइनस आर प्लस आर, ठीक है, प्लस p माइनस p, q माइनस q, तो ये हो गया शून्य, ये हो गया खत्म, जीरो, प्लस, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो d आपने कॉमन लिया हुआ था, बिग ब्रैकेट के अंदर अगर आप इन सब को खोल देते हो, क्योंकि कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, अगर खोल देते हो तो ये हो जाएगा QP, ये देखो QP, ठीक है, माइनस Q, ठीक है, माइनस RP, ठीक है, और प्लस R, इन दोनों को खोलने पे यहां पे हो जाएगा प्लस RQ माइनस R माइनस PQ प्लस P, ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस PR प्लस माइनस P, तो माइनस P माइनस QR प्लस Q, ये हो जाएगा, ये हमने कर दिया। अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो QP कहीं और दिया है क्या, QP ये दिया है, तो देखो प्लस QP माइनस PQ कट गया, ठीक है, प्लस R माइनस R कट गया, ठीक है, माइनस Q प्लस Q कट गया, ठीक है, और माइनस RP प्लस RP कट गया, प्लस P माइनस P कट गया, प्लस RQ माइनस RQ कट गया, सब कुछ तो कट गया। तो यहां पे a ब्रैकेट के अंदर शून्य आया, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो के साथ, प्लस d भी मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो के साथ। जब दोनों चीजें जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी वैल्यू कुल मिला के शून्य आ रही है। देख रहे हो, जितना लेंदी दिख रहा था उतना लेंदी नहीं है एक्चुअल में। अगर आप स्टेज वाइज चीजों को सॉल्व करो तो आपको चीजें बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व होती हुई दिखेंगी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि इस पूरे LHS की जो वैल्यू है, इस पूरे LHS की जो वैल्यू है वो शून्य है, जो हमने प्रूव कर दी यहां पर। क्लियर? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने कराया, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलर क्वेश्चन है। आप कॉपी करो, खुद से करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं।
ये आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 14th क्वेश्चन आप लोगों का काम है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी -82। क्या -100 कोई टर्म की वैल्यू है इस एपी के अंदर? तो देखो, सबसे पहले तो आपको एपी क्या दी है, एक अलग वैरायटी, ठीक है। आपके सामने एपी क्या दी है, -7, -12, -17, -22, ठीक है। यहां पर एंड सो ऑन ऐसे करके सीरीज चल रही है। तो यहां पर ए जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो -7 है, कोई दिमाग नहीं लगाना। यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है A2 -A1, इसका मतलब आपकी जो सेकंड टर्म है वो है -12 माइनस ब्रैकेट में A1 मतलब -7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे -12 + 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 7 गए, नेगेटिव आंसर आएगा -5। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। आपको कोई टर्म दी है nth टर्म जिसकी वैल्यू -82 है, तो वो कौन सी टर्म है? तो यहां पे हम बोलते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल्स टू -82, और nth टर्म देने का जो तरीका होता है वो होता है a + n-1 × d। तो therefore an टर्म की वैल्यू होगी -82 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -7 प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5। सॉल्व कर दो तो आपको n मिल जाएगा। आसान है, देखो कैसे, -82 + 7 विच इज इक्वल्स टू n-1 × -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 12 में से 7 गए तो बचा 5 और यहां बचा 75, ठीक है। तो -75 विच इज इक्वल्स टू n-1, और ये -5 इसके नीचे आ गया तो ये आ गया -5 यहां पर। तो n-1 की वैल्यू फाइनली ये आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये 75 गया, तो 5 1 × 5, 5 5 × 25, तो n-1 की वैल्यू आई 15, n की वैल्यू आएगी 15 + 1 मतलब 16। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि 16th टर्म की जो वैल्यू थी वो -82 थी। खत्म बात यहां तक। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, वो क्या है? वो ये है, क्या -100 कोई टर्म है इस एपी की? तो लेट -100 बी द टर्म ऑफ एपी। मान लेते हैं कि -100 वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं लेट anth टर्म इज इक्वल्स टू -100। अगर ये है तो anth टर्म की वैल्यू होगी a + n-1 × d, और यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी -100 इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म क्या थी -7, तो -7 + n-1, और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5, ये -5। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -100 + 7 विच इज इक्वल्स टू n-1 × -5, और -100 में से 7 गए तो 10 में से 7 गए 3 और 93, तो -93 अपॉन -5 विच इज इक्वल्स टू n-1। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा 93/5 + 1 इज इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू आएगी 93 + 5/5 मतलब 98/5, तो n की वैल्यू आ गई 98/5। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है, डेसिमल में आएगा। तो नो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी, ऑफ गिवन एपी, दी हुई एपी की नहीं है, ठीक है, ऑफ गिवन एपी। वाई? तो टीचर को हर चीज का रीजन चाहिए, रीजन दे दो। बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नेचुरल नंबर। ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं आ रहा, ये डेसिमल में आ रहा है,
क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इतना लड्डू क्वेश्चन था, मैं कहूंगा ये कम से कम 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब यहां तक हो गए हैं हमारे 15 क्वेश्चन पूरे। आपको थोड़ा सा एक मैं ज्ञान दे दूं, ज्ञान ये कि भैया आपको अगर वॉच करनी है वीडियोस तो आप सिंपल टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स। आप जैसे ही टाइप करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे नीचे है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। आप हैं क्लास 10th में तो क्लास 10th को क्लिक करो। क्लास 10th को क्लिक करते ही आपके सारे सब्जेक्ट आपके सामने ओपन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, संस्कृत हो, कुछ भी, एआई का सब्जेक्ट, कंप्यूटर का सब्जेक्ट, अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सब आपको कंप्लीट मिल रहा है। आप कर रहे हैं टर्म 2 की तैयारी, तो टर्म 2 की तैयारी आपको यहां पे दिखेंगे आपके 3 बेस्ट फैकल्टीज। आप करिए यहां पे क्लिक, वॉच नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए और गौरव मिश्रा सर द्वारा पढ़ाए हुए सारे थ्योरी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे। आपको जो सा टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट या टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो तो टर्म 2 के लिए जब आप क्लिक करते हो कोई भी टॉपिक, जो 5 टॉपिक आपको आ रहे हैं, आपकी वीडियो आपके सामने, घर बैठे बैठे वीडियो वॉच कर सकते हैं 100% फ्री। और अब मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आपके साथ है, और इसी के साथ अब हैं हम ऐप के थ्रू और यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों को पता ही है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी लगाने वाला हूं। ये आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो को कर लो लाइक, और जितनी इंफॉर्मेशन दी ये करते रहो जल्दी जल्दी शेयर किसी भी सोशल मीडिया पे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं nth टर्म की सेकंड पार्ट में। आप वॉच कर रहे थे अभी फर्स्ट पार्ट, तो ये टोटल 4 वीडियोस आप देख चुके हैं, 5वां वीडियो बहुत जल्द आपके सामने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।